हेलो दे, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दोनों ही यूट्यूब चैनल्स पे। आपको पता ही है कि हम CFA लेवल 1 के लिए सारी रीडिंग्स के समरी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल्स पे, एंड दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन। आज हम लोग बात करने वाले हैं FRA में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग की। ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी है, इन एग्जाम के लिए तो रेलिवेंट है ही। ये रीडिंग ऑब्वियसली समरी वीडियो के थ्रू मैं ट्राई करूंगा कम से कम समय में आपको समराइज कराने का, जैसा कि मैं करते आया हूं। बट यस, दिस इज वन सच पिक्यूलियर रीडिंग जहां पे इट इज रेकमेंडेड कि आपने पहले पढ़ाई की हो, बाद में आप इस समरी वीडियो को देख रहे हो, नहीं तो आपको बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं। सो इफ यू आर न्यू हियर, definitely subscribe to the channel because you know that there are a lot of stuffs here that you can actually benefit from। खास करके सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स के लिए मैं बात बता रहा हूँ। बाद बाकी जिन स्टूडेंट्स ने हमसे वीडियो कोर्स लिया है या फिर मैं कहीं और भी पढ़ाई की है, उन सब के लिए ये समरी वीडियोस डेफिनेटली बहुत काम के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का बहुत ज़्यादा नहीं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट आप करेंगे, बट अभी अपने शुरू करेंगे विथ अवर रीडिंग। सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग आउटकम ए की। लर्निंग आउटकम ए जो हमारा है वो एक बहुत ही सिंपल लर्निंग आउटकम है। यहाँ पे हम ट्राई करेंगे रिलेट करना कूपन रेट को और यील्ड को। ठीक है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को यील्ड कहते हैं आम भाषा में। सो क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है? हाँ है, एकदम क्लियर कट है। आप कूपन और अपनी यील्ड को कंपेयर करके ये बता सकते हो कि आपका बॉन्ड पार पे ट्रेड करेगा, प्रीमियम पे ट्रेड करेगा या फिर डिस्काउंट पे ट्रेड करेगा। बात समझ में आ रही है? आपका बॉन्ड पार पे ट्रेड करेगा, प्रीमियम पे करेगा या डिस्काउंट पे करेगा, ये पता करना बहुत आसान है। आप अपनी कूपन रेट और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यानी कि यील्ड को कंपेयर करके जरा देखें तो सही। अगर आपकी कूपन रेट आपके इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बराबर आ जाए तो आपका बॉन्ड पार पे ट्रेड करेगा। अगर आपकी कूपन रेट और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में जो ताल्लुक आता है वो ऐसा है कि यील्ड ज्यादा है और कूपन रेट कम है, तो फिर आपका बॉन्ड डिस्काउंट पे ट्रेड करेगा। और उल्टा होने पे, जहां पे आपकी कूपन रेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, उस समय आपका बॉन्ड प्रीमियम पे ट्रेड करेगा। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इस लॉजिक को मैं इस तरह भी समझा सकता हूं। अगेन, ये समरी की ऑब्वियसली समरी में नहीं होना चाहिए इतना बात, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बैठे। देखिए, यील्ड एक तरह से ना रिक्वायर्ड रेट होती है। ठीक है, रिक्वायर्ड रेट बाय द इन्वेस्टर्स। तो अगर आपने कोई डेट सिक्योरिटी उठाई है, ठीक है, रिक्वायर्ड रिटर्न, आपने कोई डेट सिक्योरिटी इशू की है, तो उसमें जिस इन्वेस्टर ने पैसे लगाए हैं वो अगर आपसे 10% ब्याज मांगना चाहता है, उसकी ये मनोकामना है कि मेरे को 10% मिले, लेकिन आप जो डेट सिक्योरिटी लेकर के आए हो उसमें कूपन रेट ही 12% है, तो यार ये तो उसको जितना चाहिए उससे ज्यादा आप ऑफर कर रहे हो ना। सो ऐसे में आप मुझे बताओ कि जब उसको ऑलरेडी जितनी उसकी चाहत है उससे ज्यादा आप ऑफर करने के लिए रेडी हो, तो क्या आप अपने डेट सिक्योरिटी को 100 रुपए पे इशू करोगे या 100 से कुछ ज्यादा पे इशू करोगे? जवाब है 100 से ज्यादा पे, क्योंकि उसको जो चाहिए हम उससे ज्यादा उसको दे रहे हैं। सो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हमारा जो बॉन्ड है वो प्रीमियम पे इशू हो, और इशू ही क्यों, ट्रेड भी प्रीमियम पे ही होता रहे। सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कूपन एंड यील्ड। आई होप आप इसको थोड़ा सा सोचेंगे तो आप इसको रियलाइज कर पाएंगे। अब आते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ अमोर्टाइजेशन पे। अमोर्टाइजेशन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बेसिकली अगर आप कभी भी अपने बॉन्ड को प्रीमियम पे इशू भी करते हैं या फिर डिस्काउंट पे भी इशू करते हैं, तो वो अपनी मेच्योरिटी तक जाते जाते पार बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, वो पार पे ट्रेड होने लग जाता है एकदम मेच्योरिटी तक जाते जाते। अब ये संभव कैसे होता है? इसके लिए न्यूमेरिकली मैं बहुत कुछ समझा सकता हूं, बट इन अ रेगुलर क्लास अभी के लिए इतना ही बोलूंगा कि एक कन्वर्जेंस जो है प्रीमियम से पार का या फिर डिस्काउंट से पार का, ये होता है। एंड आप देखेंगे कि अगर आपने $10 के प्रीमियम पे अपने डेट सिक्योरिटी को इशू किया था, तो ग्रेजुअली ये जो प्रीमियम है ये धीरे धीरे अपने आप कम होता जाएगा, और आपका बॉन्ड जो शुरुआत में 110 पे लिस्ट हुआ था वो लास्ट में 100 पे लिस्टेड रहेगा। क्लियर है? सो ये जो प्रीमियम है धीरे धीरे खत्म होते गया। ये प्रीमियम के थोड़े थोड़े करके जो इरोजन हो रहा है उसी को हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम। ये सेम चीज डिस्काउंट पे भी लागू होता है। अगर आपने अपनी डेट सिक्योरिटी को $90 पे इशू किया, तो मेच्योरिटी पे तो वो $100 पे ही लिस्ट होगी। ठीक है, $100 पे ट्रेड कर रही होगी। सो टेक्निकली आपका जो $10 का यहाँ पे डिस्काउंट था, वो डिस्काउंट धीरे धीरे खत्म होते गया ताकि आपका बॉन्ड वापस $100 तक पहुंच जाए, पार तक पहुंच जाए। सो ये जो प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। अब इस अमोर्टाइजेशन को
आप अपने बुक्स में जब रिकॉर्ड करोगे तो रिकॉर्ड करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड, दूसरा मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड आईएफआरएस और यूएस गैप दोनों जगह मैं कह सकता हूं अलाउड भी है। आईएफआरएस में तो ये रिक्वायरमेंट है, यानी करना ही पड़ेगा आपको यूज। यूएस गैप में इट इज एन ऑप्शन गिवन टू यू, बट अधिकतर लोग इसी मेथड को यूज करते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। यहां पे बहुत सिंपल है सर, अमोर्टाइजेशन अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है एंड दैट इज रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट पेमेंट। अगर आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाया है $12 और आपने एक्चुअल में पेमेंट की है $10, तो जो आपका $2 है वो अपने आप यहाँ पे इरोड कर देगा आपके प्रीमियम को, एंड यू विल फाइंड दैट योर प्रीमियम हैज बीन इरोडेड और अमोर्टाइज्ड। ये एक तरीका है, इसको मैं ऐसे नहीं समझा सकता, इसको आप प्रैक्टिकल करके ही सीख सकते हैं। सो ऑब्वियसली दैट इज नॉट बीइंग कवर्ड बिकॉज ऑफ द स्कोप ऑफ दिस समरी वीडियो, बट यू नाउ नो। जिन्होंने मेरे से क्लासेस ली उनको पता है, इस पे प्रॉपर टेबल बना करके आपको समझाया गया है। सो यस, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड इज अ वेरी गुड मेथड टू अमोर्टाइज योर प्रीमियम एंड डिस्काउंट, एंड आपको आइडियली ये आना चाहिए। इनफैक्ट इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। नेक्स्ट अप इज स्ट्रेट लाइन मेथड। दिस इज वेरी बच्चा बहुत सिंपल है। ये बोलता है कि अगर आपका टोटल प्रीमियम $10 था, ठीक है, एंड आपका जो डेट सिक्योरिटी है वो 5 साल तक लिस्टेड रहने वाला है, 5 साल बाद मेच्योर हो जाएगा, तो आप $2 करके हर साल अपने प्रीमियम को अमोर्टाइज कर दो। ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन मेथड जो हम डेप्रिसिएशन में करते हैं, ये वैसा ही दिखता है, इसलिए इसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज फेयर वैल्यू ऑप्शन। अब ये क्या होता है? बहुत सिंपल है। फेयर वैल्यू ऑप्शन बेसिकली एक ऑप्शन आपको देता है कि आप जो अपनी डेट सिक्योरिटी इशू कर रहे हो, आप उसकी फेयर वैल्यू को अपने बुक्स में शो कर सकते हो, ठीक है। यू कैन लिस्ट योर डेट सिक्योरिटीज या फिर उनकी बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू के बराबर दिखा सकते हो। जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी वही उसकी बुक वैल्यू होगी। कैन यू शो दिस? यस, यू कैन शो दिस, बट ये करना एक इररिवोकेबल ऑप्शन है। यानी कि अगर आपने चॉइस कर ली कि मैं फेयर वैल्यू मेथड में जाऊंगा, तो वापस दोबारा नहीं आ सकते आप वहां से। बेसिकली यहां जाना आपकी मर्जी में है, आना वापस आपकी मर्जी में नहीं है। सो वंस यू हैव अप्लाइड द फेयर वैल्यू ऑप्शन फॉर वैल्यूइंग योर डेट सिक्योरिटीज, यू कैन नेवर कम बैक। इधर बहुत सिंपल सी चीज है, आपको जो भी गेन या लॉस रिपोर्ट होगा, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि आपको पता है जो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट सिक्योरिटीज है वो बदलते रहती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है। सो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट सिक्योरिटी, यू विल सी गेन्स और लॉसेज इन योर बुक्स। तो ये जो गेन्स एंड लॉसेज हो रहे हैं, ये हो रहे हैं क्योंकि मार्केट में बॉन्ड यील्ड बदल रही है, बॉन्ड यील्ड के बदलने से प्राइसेस बदल रहे हैं, प्राइसेस बदलने से उसकी मार्केट वैल्यू बदल रही है। मार्केट वैल्यू को ही हम लोग बोल रहे हैं फेयर वैल्यू। सो फेयर वैल्यू में जब भी कोई चेंजेस आएंगे, आप उसे इनकम स्टेटमेंट में ही शो करेंगे, ठीक है, नॉट इन इक्विटी बट इन इनकम स्टेटमेंट। इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट अप इज ट्रीटमेंट ऑफ इशुएंस कॉस्ट। इशुएंस कॉस्ट को अपने इंडिया में ज्यादा पॉपुलरली हम लोग नाम देते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। अगर आपने बीकॉम वगैरह पढ़ा है तो आपने फ्लोटेशन कॉस्ट का नाम सुना होगा। तो ये फ्लोटेशन कॉस्ट होता है बेसिकली जब भी आप डेट सिक्योरिटी को इशू करते हैं, उस समय आपके ऊपर में ये चार्ज कर दिया जाता है या फिर आप पे चार्जेस लगते हैं। अब इसका क्या करें भाई? इसको भी अमोर्टाइज करना है। क्या करना है? अमोर्टाइज। अभी अमोर्टाइज कैसे होगा? गैप वाला जो सिस्टम है यूएस गैप का, वो बोलता है लेट्स अमोर्टाइज दिस ओवर द टर्म ऑफ द बॉन्ड। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपने $20,000 का फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है, पे किया है अपनी डेट सिक्योरिटी के इशू के टाइम पे, या फिर मैं बोल सकता हूँ $2 पर डिबेंचर अगर आपने इशू किया है, ठीक है, लगा आपका खर्चा, और अगर 5 साल का आपका ये बॉन्ड है, तो आप 0.40 यानी कि 40 सेंट्स पर ईयर का अमोर्टाइजेशन यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। ये है इशुएंस कॉस्ट में, ठीक है। आईएफआरएस में नियम थोड़ा अलग है। आईएफआरएस में आप जो है इसको डेट की कैरिंग वैल्यू में ही से रिड्यूस कर देते हो। बेसिकली आपकी जो डेट की वैल्यू आई उसको आप नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट शो करते हो अपने बैलेंस शीट में, यानी कि अलग से आप फ्लोटेशन कॉस्ट को कभी भी बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करते ही नहीं हो। सो ऑब्वियसली उसको बाद में आपको अमोर्टाइज करने की दरकार भी नहीं है, आप सीधे अपने डेट सिक्योरिटी को नेट कर देते हो। यानी कि अगर आपको $100 मिले और उसमें से $2 आपने फ्लोटेशन पे किया, तो आप $98 ही अपने बुक में शो करते हो। बट दिस इज रेकमेंडेड अंडर आईएफआरएस। यूएस गैप में ऐसा नहीं होता।
आप डेट को $100 पे लिस्ट करते हो और $2 अमोर्टाइजेशन शो करते हो, सॉरी इशुएंस कॉस्ट शो करते हो, और बाद में इसको भी ग्रेजुअली आप अमोर्टाइज करते रहते हो। अब बात आती है ये दोनों खर्चे कैसे हैं। दोनों ही खर्चे सर CFF आउटफ्लो माने जाते हैं, यानी कि ये हो गए आपके कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम सी। लर्निंग आउटकम सी में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे गेन्स एंड लॉसेस जो होते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ री एक्विजिशन ऑफ बॉन्ड्स, वो कैसे होते हैं। नंबर 1, जब भी आप री एक्वायर करते हैं, ठीक है, रिडीम करते हैं अपने डिबेंचर्स को या फिर अपने कोई भी डेट सिक्योरिटी को, तो डेफिनेटली आपने उसका एक रिडेम्पशन प्राइस तय किया। आपको इस रिडेम्पशन प्राइस को उस बॉन्ड की बुक वैल्यू से कंपेयर करना है एट द डेट ऑफ री एक्विजिशन। अगर बुक वैल्यू है सपोजिटली 98 और आपने रिडीम करने का फैसला किया 100 में, सो बेसिकली आपको यहाँ पे $2 पर डिबेंचर या पर बॉन्ड का नुकसान हो रहा है। दिस इज नोन एज गेन और लॉस एट द टाइम ऑफ रीएक्विजिशन और रिडेम्पशन। क्लियर है। नेक्स्ट, यहां पे जो आप कैश यूज करोगे टू रिटायर योर बॉन्ड्स, ऑब्वियसली दैट विल बी CFF आउटफ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ही माना जाएगा, बिकॉज यू आर टेक्निकली रीपेइंग अ फाइनेंस। इसके अलावा इशुएंस कॉस्ट को भी आपको यहां पे छेड़ना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि आप प्री मैच्योर कर रहे हो अपने डेट को, और जब आप प्री मैच्योर कर रहे हो तो फिर आपको अपने जो इशुएंस कॉस्ट है उसको भी तो फटाफट अमोर्टाइज करके खत्म करना होगा। एक तरह से मैं कह सकता हूँ राइट ऑफ करना होगा। तो देखो, राइट ऑफ तो हम करेंगे ओनली इन US GAAP, क्योंकि वहां पे हम अलग से इसको कैपिटलाइज भी किए हुए थे। आपने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है कि यहाँ कैपिटलाइजेशन होता है, करेक्ट, और बाद में अमोर्टाइज होता है। बट IFRS में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो देखो ना, IFRS में लिखा हुआ है कि आपको राइट ऑफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब आपने इसको कैपिटलाइज ही नहीं किया था तो राइट ऑफ क्यों करना है। और वहीं पे गैप में आपको बोला है कि इसको अनअमोर्टाइज्ड जो पोर्शन है उसको एक बार में आप राइट ऑफ कर दो, ऑब्वियसली ये इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। नाइस। लर्निंग आउटकम डी की बात करते हैं। लर्निंग आउटकम डी में काफी थ्योरी कवर थी, इसलिए उसको मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में कवर नहीं किया। पहला चीज है बॉन्ड इंडेंचर। तो ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो लिस्ट करता है व्हाट आर द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोरोवर एंड द लेंडर, ठीक है। दूसरा है कोवेनेंट्स। तो इसी इंडेंचर में जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन रहते हैं उसे हम कहते हैं कोवेनेंट्स। कोवेनेंट्स दो तरह के होते हैं, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। एफर्मेटिव नेगेटिव में बहुत अच्छा अंतर मैं अपने क्लास में समझाता हूं सारे स्टूडेंट्स को। एफर्मेटिव कोवेनेंट्स वो हैं जिनमें शर्तें आपको बोली गई हैं, ये करना है, ठीक है, डू दिस। अगर इस तरह की लैंग्वेज यूज हुई है तो फिर वो एफर्मेटिव है। और नेगेटिव कोवेनेंट कौन सा होगा, जिसमें लिखा हो रहेगा डोंट डू दिस, ठीक है। मैं एग्जांपल समझाता हूं। अगर आपने किसी से कर्जा लिया है, ठीक है, अगर मैंने किसी से कर्जा ले लिया, ठीक है, तो मेरे को जो मेरा लेंडर वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा टाइम पे इंटरेस्ट पे करना, टाइमली पेमेंट, करेक्ट। आप मुझे बताइए कि ये नेगेटिव कोवेनेंट है कि अफर्मेटिव कोवेनेंट है। जवाब है ये है अफर्मेटिव। कैसे? क्योंकि यहां पे मुझे कुछ करने को बोला गया है, मुझे ये नहीं बोला गया ये नहीं कर सकते। अच्छा, मेरे को जिसने डेट दिया, जो मेरा लेंडर है, उसने मुझे बोला कि आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड्स नहीं दे सकते जब तक आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया है। अब ये जो आप पे शर्त लगाई गई है ये नेगेटिव है, बिकॉज यू हैव बीन स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग। इसका मतलब ये कि अगर कुछ कंप्लायंस का काम करना है तो वो एफर्मेटिव कोवेनेंट होगा, और कुछ काम करने से रोका गया है वो नेगेटिव होगा। ऑब्वियसली नेगेटिव कोवेनेंट्स विल बी अ लिटिल मोर रेस्ट्रिक्टिव इन दैट सेंस। फाइनल पॉइंट इज टेक्निकल डिफॉल्ट। टेक्निकल डिफॉल्ट होता है जब भी आप कोई कोवेनेंट को डिफॉल्ट कर जाए, कोवेनेंट को वायलेट कर जाए, तो उस समय उसे टेक्निकल डिफॉल्ट मान लिया जाता है। लर्निंग आउटकम ई एंड एफ को हमने स्किप किया यहाँ पे, एंड लेट्स गेट इनटू लर्निंग आउटकम जी। नाउ लर्निंग आउटकम जी में हम लेजी के पर्सपेक्टिव के ऊपर में हम बात कर रहे हैं। आई थिंक देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट हियर, क्योंकि ये अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आपके लिए ये जो टेबल है ये बहुत काम की है। अगेन अपने नोट्स में ये टेबल भी आपको मिलेगी। वी हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड समरी। यहाँ पे वापस उसी चीज को मैंने शो किया है। यहाँ पे अगर आपने पढ़ा है तो आपको रिलेट करोगे, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, एक बार पढ़ा देता हूं मैं फिर भी। शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू लीज में, IFRS में, बैलेंस शीट में देयर इज नो इफेक्ट। ठीक है, मैं ये लेजी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, ठीक है, नॉट फ्रॉम लेजर्स पर्सपेक्टिव। आप बस इधर रिपोर्ट करते हो रेंटल एक्सपेंस, ठीक है, रिपोर्ट करते हो रेंटल एक्सपेंस।
CFS में जो आप रेंट दे रहे हो वो आपका है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। लेकिन बाकी टाइप ऑफ लीजेस में क्या करना होता है, आपको सबसे पहले राइट ऑफ यूज एसेट को अपने बुक में रिकॉर्ड करना पड़ता है। सिंस यू हैव टेकन एज एसेट फ्रॉम द लेजर, ठीक है, उसको आप यूज कर रहे हो, तो यू हैव अ राइट टू यूज एंड दैट राइट टू यूज इज योर एसेट, दैट एसेट इज नॉट योर एसेट। समझिए मेरी बात। आज मैंने आपसे आपकी मोटरसाइकिल ले ली, ठीक है, जस्ट स्पेयर द ड्राइंग, ठीक है, समहाउ प्लीज। मैंने सपोज करो आपसे आपकी मोटरसाइकिल ले ली, ठीक है, तो क्या मैंने मोटरसाइकिल अगर लीज पे ले ली तो ये मोटरसाइकिल रिकॉर्ड कर दूं क्या मैं अपने बैलेंस शीट पे? नो, ऑब्वियसली नॉट। मैं रिकॉर्ड करूंगा राइट टू यूज दिस मोटरसाइकिल। गॉट द पॉइंट? सो राइट टू यूज भी मेरे लिए एक एसेट है, मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा एंड इसके बदले ऑब्वियसली मुझे आपको रेंटल्स देने हैं या फिर मैं जो भी मुझे पेमेंट करनी है मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा पीवी टर्म्स में करके एज लीज लायबिलिटी। ग्रेजुअली मैं डेप्रिसिएशन शो करूंगा इस राइट टू यूज एसेट का, और इसके अलावा जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो भी शो करूंगा, क्योंकि लीज लायबिलिटी पे इंटरेस्ट लगेगा और राइट टू यूज एसेट पे मैं डेप्रिसिएशन शो करूंगा। Interest will go as CFO or CFF because you know we are practicing IFRS here, तो आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं यहाँ पे, पर वहीं पे अगर हम रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल की बात करें तो उसके लिए सिर्फ CFF अप्लाई होगा। नेक्स्ट अप इज यूएस गैप। अगर मैं गैप की बात करूं तो यहाँ पे नियम थोड़े अलग हैं। फाइनेंस लीज और ऑपरेशनल लीज ऐसे करके दो नाम है। ऑपरेटिंग लीज आप ऑलरेडी जानते हैं, ये होता है एक नॉर्मल रेंटल अरेंजमेंट, सो यहाँ पे बैलेंस शीट में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप सिंगल लीज एक्सपेंस दे रहे हो और वो आपके लिए CFO है, वेरी सिंपल। वहीं पे फाइनेंस लीज वैसा ही हो जाएगा जैसा आपने अभी लास्ट में पढ़ा था। राइट टू यूज एसेट को आप रिकॉर्ड करोगे अपने बैलेंस शीट में और वहीं पे आप लीज लायबिलिटी को भी रिकॉर्ड करोगे। सो यू हैव रिकॉर्डेड बोथ एसेट एज वेल एज लायबिलिटी। इस लायबिलिटी पे इंटरेस्ट आपका खर्चा है और एसेट को आप डेप्रिशिएट करोगे। जो प्रिंसिपल रिपेमेंट है वो CFF है और जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो CFO है। अब यहाँ पे नियम इसलिए नहीं है क्योंकि आप गैप फॉलो कर रहे हो, इसलिए यू डोंट हैव ऑप्शंस हियर। CFF CFO क्लियरली डिफाइंड। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम में आते हैं, लर्निंग आउटकम H। यहां पे हम लेजर के पर्सपेक्टिव को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, लेजर्स पर्सपेक्टिव। ये लिखा नहीं गया यहाँ पे बट वी आर डिस्कसिंग लेजर्स पर्सपेक्टिव। अब लेजर के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो IFRS में ट्रीटमेंट अलग है, यूएस गैप में अलग है। IFRS के ट्रीटमेंट के हिसाब से यहाँ पे ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज को आइडेंटिफाई किया गया है। अगर आप एक ऑपरेटिंग लीज पे अपने एसेट को दे रहे हो किसी को, रिमेंबर यू आर अ लेजर हियर, करेक्ट, सो आप अपने बैलेंस शीट में उस एसेट को रिटेन करोगे। अगर आपने अपनी बाइक मुझे दी है यूज करने के लिए, सो बाइक आज भी आपकी ही है, सो ये बाइक आपके बैलेंस शीट में रहेगी। यू विल नॉट रिमूव दिस एसेट फ्रॉम योर बैलेंस शीट। नंबर 1, आपको इसके बदले लीज इनकम मिल रहा है, आप वो शो करो और आप इसी एसेट को डेप्रिशिएट करते रहो बिकॉज वो आपका हक है। CFS अगर हम बताएं यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से बात करें तो लीज इनकम इज योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, क्योंकि ये एक तरह का आपका बिजनेस है। फाइनेंस लीज में आप अपने एसेट को रिमूव कर देते हो अपनी बैलेंस शीट से और एक लीज एसेट को रिकॉग्नाइज कर देते हो। बेसिकली जब लेजी एक लीज लायबिलिटी शो करेगा उसी समय आप एक लीज एसेट रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा, ये आपकी इनकम है। रेवेन्यू और कॉग्स कभी कभी दिखाना होता है, उसके लिए कुछ नियम है, पढ़ लीजिएगा। अब जो आपका इंटरेस्ट है वो आपके लिए CFO या CFI हो सकता है बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग IFRS है, यू आर गिवन एन ऑप्शन। एंड लीज प्रिंसिपल जो है वो आपके लिए CFI है। आपके पेमेंट जो कर रहा है आपको उसके लिए ये CFF है, लेकिन आपके लिए ये CFI है। नेक्स्ट अप इज यूएस गैप। यूएस गैप के हिसाब से यहां पे 3 तरह के आप देख रहे हो, लीज, ऑपरेटिंग लीज, सेल टाइप एंड डायरेक्ट फाइनेंसिंग। डायरेक्ट फाइनेंसिंग में बहुत सिंपल है, बैलेंस शीट में कुछ नहीं होगा। CFS में आप या बैलेंस शीट में एक्चुअली क्या होगा, अच्छा कुछ नहीं होगा, नहीं डू लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मैं समझाता हूं आपको, जस्ट अ मिनट। शुरुआत करते हैं ऊपर से। ऑपरेटिंग लीज ये एकदम सिंपल है, जो हमने पढ़ा है वही है। ऑपरेटिंग लीज में लिखा हुआ है कि आप अपने एसेट को रिटेन कर लें, आप अपने एसेट को रिटेन कर लें अपने बैलेंस शीट में, कुछ करने का दरकार नहीं है। लीज इनकम और डेप्रिसिएशन आप शो करेंगे, CFO में आपका लीज एक्सपेंस चला जाएगा, लीज इनकम चला जाएगा। तो ये तो सिंपल है, जो हमने पहले पढ़ा था वही है। नेक्स्ट है सेल्स टाइप लीज। सेल्स टाइप लीज में आप अपने एसेट को बैलेंस शीट से रिमूव करेंगे, लीज एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव होगा, रेवेन्यू और कॉग्स दिखाना है, इंटरेस्ट रिसीव होगा,
जिसको आप CFO CFI में दिखाएंगे, प्रिंसिपल रिपेमेंट को CFI में दिखाएंगे। ये डिट्टो कॉपी है सर, ये भी कॉपी है और ये भी कॉपी है लास्ट वाले से। पर यहाँ पे एक एडिशनल है, वो है डायरेक्ट फाइनेंस लीज। डायरेक्ट फाइनेंस लीज में आप बैलेंस शीट में तो सारा कारनामा करोगे ही, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में आप रेवेन्यू कॉग्स नहीं दिखाओगे, आप सीधा इंटरेस्ट रिसीव्ड को ही यहाँ पे शो करोगे। इसके अलावा आपका कैश फ्लो में वही सब होगा जो यहाँ होते आ रहा है, जो ऊपर हो रहा है वो यहीं पे होगा। ये एरिया बहुत ट्रिकी है, मैं आपको बता दूं, ये दोनों एरिया बहुत ट्रिकी हैं एंड ये लेवल 2 में डिटेल में आपको पढ़ाए जाएंगे। लेवल 1 में इसका एक इंट्रोडक्शन है, इसलिए समरी के हिसाब से आप इन चीजों को थोड़ा बहुत याद करने का चेष्टा करें, बट ये मेन लेवल 2 में मेहनत करने का एरिया है, वहां से आप बेटर समझ पाएंगे। एंड अगेन पूरे लेक्चर्स में डिटेल में समझाया मैंने, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कोप ऑफ दिस समरी वीडियो। हो सकता है ये आपको थोड़ा हैपेजर्ड लगे एज ऑफ नाउ, बट दैट इज व्हाट द मोस्ट वी कैन ऑफर थ्रू दिस समरी वीडियो। आगे बढ़ते हैं, लर्निंग आउटकम आई में आते हैं। लर्निंग आउटकम आई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के पीछे जो मेन रीजन है वो है पेंशन प्लान्स। पेंशन प्लान दो तरह के होते हैं, एक होता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, एक होता है डिफाइंड बेनिफिट। बहुत सिंपल है, अगर आपका एम्प्लॉयर आपके पेंशन के नाम पे 20,000 रुपए पर मंथ बेसिस पे मान लेते हैं आपके पेंशन फंड में डाल रहा है, ठीक है, और वो आपको बोल रहा है अब इस फंड का जो होगा मैं नहीं जानता, मैंने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर दिया, तो वो होता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। उसमें उसका और कोई लायबिलिटी नहीं है, उसने कंट्रीब्यूशन कर दिया, उसका खर्चा हो गया, बात खत्म। पर वो प्लान्स ऑब्वियसली कम यूज होते हैं, ज्यादा जो प्लान्स यूज होते हैं वो होते हैं डीबी प्लान। डीबी प्लान में ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन तो वो कर ही रहा है, लेकिन उसकी लायबिलिटी भी है कि वो अंत में आपको जो पेंशन मिलना है वो पेंशन आपको मिलता रहे। बेसिकली यहां पे जिम्मेवारी ज्यादा है और एम्प्लॉयर के ऊपर में रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों की ट्रीटमेंट में ऑब्वियसली अंतर होगा, और ये ट्रीटमेंट्स प्लीज आप फिलहाल के लिए याद रखें। अगेन इन पे लेवल 2 में खूब चर्चा हम करेंगे, अभी चर्चा करने के लिए कुछ खास नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है। इनको डिटेल में ऑब्वियसली हम कवर कर सकते हैं, कवर किया हुआ भी है मेन नोट्स में, बट अभी के लिए अगर आप इन ट्रीटमेंट्स को याद रखेंगे, कौन सी चीज कहां जाती है, तो आपका काम हो जाएगा। जैसे कि एम्प्लॉय सर्विस कॉस्ट और पास्ट सर्विस कॉस्ट इन IFRS गोज इनटू इनकम स्टेटमेंट। सिमिलरली जो आपका नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस और इनकम है, ये जाता है इनटू योर इनकम स्टेटमेंट। अब ये नेट क्या है लेवल 2 में हम डिटेल में सीखेंगे, और लेवल 1 में भी अपने को पता है कि यहाँ पे एक एसेट भी रिकॉर्ड करते हैं और साथ में एक लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करते हैं, दोनों को आपस में नेट करते हैं, उसे हम कहते हैं नेट पेंशन एसेट्स, ठीक है। इस नेट पेंशन एसेट्स पे हम हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट अवर नेट इंटरेस्ट। या तो वो एक्सपेंस होगा या तो इनकम होगा, उसको हम इनकम स्टेटमेंट में शो करेंगे। बट अगेन इतना डिटेल सच बताऊं लेवल 2 में ज्यादा है, लेवल 1 में नहीं है, सो आप बहुत ज्यादा इसका चाप ना लें। और रीमेजरमेंट जिसमें एक्चुअरियल अजम्पशंस वगैरह वो सब आते हैं, वो OCI में जाता है। सिमिलर ट्रीटमेंट्स आर फॉर गैप, थोड़ा सा अलग है, डिफरेंस है, आप प्लीज इन्हें मेमोराइज करके रखें। दिस इज व्हाट एट मैक्स इज रिक्वायर्ड फॉर लेवल 1। नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम J। लर्निंग आउटकम J में हम बात करें अबाउट लेवरेज रेशियोज एंड कवरेज रेशियोज। बहुत ही सिंपल रेशियोज हैं एंड हम इन सारे रेशियोज को पहले डिस्कस किए हुए हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ लॉट मोर टाइम एंड एम्फेसिस हियर। ये सारे रेशियोज हमने पहले बात किए हुए हैं, नॉट कवर्ड हियर, बट ऑब्वियसली आपको एक बार फिर से ध्यान देना चाहिए इन सारे फॉर्मूले पे, और एग्जाम के लिए रेलिवेंट भी हैं, प्रैक्टिकल्स आ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड अगर आप वीडियो कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी जानना चाहते हैं हमारे, तो डिस्क्रिप्शन में वो भी मिलेगा और बाद बाकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। सो डेफिनेटली कवर दैट फ्रॉम हियर, एंड बाद बाकी समरी वीडियो अच्छा लगने पे लाइक शेयर कमेंट जो आप करते हैं वो जरूर कीजिएगा। दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें एंड खुद की सेहत का ख्याल रखें।